पीरियोडिक टेबल क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसको पेश करने की क्या ज़रूरत पड़ी, किस किस साइंसदान ने इसके ऊपर काम किया, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स सब के सब इस वीडियो के अंदर हम सिंपलेस्ट वे के अंदर समझेंगे, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा याद करने में और जहन में रहेगा। सो वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक टिप देता चलूं कि जो कुछ भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे आप लोगों से लिखते रहा करें साथ साथ। इससे ये फायदा होगा कि आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा। ठीक है, सुनने से इतना ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता जितना लिखने से याद रहता है। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके की नोट्स बन जाएंगे। आप कभी भी इसको रिवाइज कर लें तो ये आपको फिर से जहन में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को कि पीरियोडिक टेबल की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई नीड फॉर पीरियोडिक टेबल। देखें, एलिमेंट्स की डिस्कवरी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। आए रोज एक नया एलिमेंट दरियाफ्त होता था। जैसे कि 1800 के अंदर तकरीबन 31 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, 1865 तक तकरीबन 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। इस तरह डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट जो थी वो बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन, और उनको स्टडी करना, अलग अलग स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखना पॉसिबल नहीं था। तो उनको ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उनको एक सिस्टमेटिक वे के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाए। तो उसको ऑर्गेनाइज किया डिफरेंट साइंटिस्ट ने। उनके बारे में हम देख लेते हैं, उनका पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि किस लिहाज से उन्होंने अरेंज किया। पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं एक मुस्लिम साइंसदान है जिनका नाम अल-राज़ी है। इनके बारे में आपको पता ही होगा। इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। ये है अल-राज़ी। इन्होंने सबसे पहले अरेंजमेंट शुरू की किस बेस के ऊपर? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर, कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। इस बेस के ऊपर उन्होंने अरेंजमेंट करना शुरू की। उन्होंने एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। इन्हीं दो ग्रुप्स के अंदर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया कि या तो एलिमेंट्स मेटल होंगे या फिर नॉन मेटल होंगे। ये उनकी सक्सेस थी कि उन्होंने दो ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। उसके बाद उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या थी, डीमेरिट्स क्या थे। उस वक्त तक तकरीबन 10 एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके थे जिन्हें इन्होंने अरेंज कर दिया था पीरियोडिक टेबल के अंदर, एडजस्ट कर दिया था उन्हें। ठीक है, जिस तरह से मरकरी दरियाफ्त हुआ, जैसे ही मरकरी दरियाफ्त हुआ, मरकरी की खासियत ये थी कि वो मेटल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता था और नॉन मेटल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक रखता था। तो उसको अरेंज करने में काफ़ी मुश्किल पेश आई कि क्या उसे मेटल के अंदर अरेंज करें या नॉन मेटल के अंदर। तो ये काफ़ी उसे मुश्किल पेश आई। एक इसी को रीज़न बनाकर उनका कॉन्सेप्ट आगे नहीं चल सका। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं लेवाइजर। लेवाइजर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने अल-राज़ी की ही क्लासिफिकेशन को लेकर आगे चले, और जिस तरह से अल-राज़ी ने दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था एलिमेंट्स को, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर, इन्होंने भी वही काम किया। यानी कि जिस तरह से एलिमेंट डिस्कवर होते गए, उनकी अरेंजमेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स की बेस के ऊपर अरेंज करते गए उन्हें। बट इनकी शॉर्टकमिंग क्या थी, इनका डीमेरिट क्या था, ये सक्सेस क्यों नहीं मिल सकी इन्हें? इनको सक्सेस इसलिए नहीं मिल सकी कि एलिमेंट्स दिन ब दिन जो डिस्कवर हो रहे थे वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे थे। ना तो वो मेटल से मिल रहे थे, ना तो नॉन मेटल से। उनकी रिजेम्बलेंस कुछ और ही थी, उनका बिहेवियर कुछ और था। तो लेकिन इन्होंने सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बेस के ऊपर ग्रुपिंग की थी। इस वजह से इनका ये मॉडल रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास डोब्राइनर। डोब्राइनर कौन थे? जर्मन थे हमारे एक साइंटिस्ट। इन्होंने अरेंजमेंट की और इन्होंने अरेंजमेंट ग्रुपिंग की तीन एलिमेंट्स की। मतलब कि इन्होंने ट्राइड्स बनाए। ट्राइड्स का मतलब होता है कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना देना। इन्होंने उसी बेसिस के ऊपर अरेंजमेंट की। ठीक है, और क्या चीज़ें ध्यान में रखी कि एक ट्राइड के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज होंगे उसमें तकरीबन उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन मिलती जुलती होंगी, और उनके अंदर सिंपलेस्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप होगा
कि एटॉमिक मैसेज की बेसिस के ऊपर उनके 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 अंदर मैथमेटिकल रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अब उनका ट्राइएड लॉ क्या कहता था? ट्राइएड लॉ कहता था उनका कि एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट्स इन अ ट्राइएड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ रिमेनिंग टू एलिमेंट्स। कि एक ट्राइएड के अंदर दो एलिमेंट का जो एटॉमिक मासेस का मीन होगा वो तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको ये ग्रुप नजर आ रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम का देखें, लिथियम का एटॉमिक मास है 7, पोटाशियम का एटॉमिक मास है 39। इन दोनों एटॉमिक मासेस का मीन अगर लिया जाए तो 23 आता है। अब 23 सोडियम का ही एटॉमिक मास है, मतलब कि तीसरा एलिमेंट का एटॉमिक मास है। तो इस तरह से इनका ट्राइएड का लॉ था। ये इनका पीरियोडिक टेबल है डोब्राइनर का। ये इन्होंने ग्रुपिंग की हुई है 3 एलिमेंट्स की। इस तरह से इन्होंने ग्रुपिंग की थी। इनकी सक्सेस क्या थी कि पहली बार किसी ने एलिमेंट्स को ग्रुप किया एटॉमिक मैसेज की बेस के ऊपर। ठीक है, एटॉमिक मैसेज की बेसिस के ऊपर पहली बार किसी ने ग्रुपिंग की। एलिमेंट्स को ग्रुप किया गया जिनकी सेम प्रॉपर्टीज थी, मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। ठीक है, इस बेस के ऊपर उनको ग्रुप किया गया। दूसरा ये था कि एलिमेंट्स को ग्रुप किया गया उनकी उनकी सेम प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर, कि उनकी फिजिकल की केमिकल प्रॉपर्टीज एक ग्रुप के अंदर सेम थी। डिमेरिट्स क्या उनके? ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी फिक्स्ड इन ट्राइएड्स। जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उस टाइम तक, सब के सब एक ट्राइएड के अंदर फिक्स ना हो सके। कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जो एक ग्रुप के अंदर थे लेकिन वो ट्राइएड लॉ को ओबे नहीं कर रहे थे। जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की। फ्लोरीन और ब्रोमीन का एटॉमिक मैसेज का मीन लिया गया तो वो आता है 49.5, जो कि तीसरे एलिमेंट से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ट्राइएड के मुताबिक तो मिलना चाहिए था लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। इस वजह से इनका डीमेरिट काउंट हुआ और इनकी जो ये थ्योरी थी वो इनइफेक्टिव साबित हुई। नेक्स्ट आता है न्यूलैंड्स, जो कि इंग्लिश केमिस्ट थे। उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। इस लॉ के मुताबिक क्या था कि बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज की बेसिस के ऊपर उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को। इन्होंने भी बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज की बेस के ऊपर अरेंजमेंट की। इन्हों की अरेंजमेंट क्या थी? इनकी अरेंजमेंट ये थी कि हर एलिमेंट से जो अगला 8वां एलिमेंट आता था उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मिलती थी। यानी कि कोई भी एलिमेंट हो उससे आगे 8वां एलिमेंट जो आता था उसकी प्रॉपर्टी पहले से मिलती थी। इस लॉ के मुताबिक ये था। ये इनकी सबसे बड़ी अटेम्प्ट थी एलिमेंट्स को अरेंज करने की, तो ये इनका मेरिट के अंदर शामिल होती है। इनके डीमेरिट्स क्या थे? इनका पहला डीमेरिट्स ये था कि एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करते हुए जब ग्रुपिंग की उनके अंदर कुछ एलिमेंट डिसिमिलर भी थे, मतलब कि डिसिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप के अंदर शामिल किया गया उनकी ग्रुपिंग जब की गई। हालांकि एक ग्रुप के अंदर ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो इन्होंने जो ग्रुपिंग की उसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिल ही नहीं रही थी। ठीक है, दूसरा इसका डीमेरिट क्या था? दूसरा डीमेरिट ये था कि एलिमेंट्स को दो एलिमेंट्स को एक ही जगह के ऊपर उसने अरेंज कर दिया। यानी कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे उनको एक ही जगह पे अरेंज किया और उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। जैसे कि कोबाल्ट और निकल को उसने अरेंज कर दिया था एक ही स्पेस के ऊपर। ये देखें, अब कोबाल्ट और निकल एक ही स्पेस के ऊपर कैसे अरेंज हो सकते हैं? इन दोनों के एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हैं, तो एक जगह पे अरेंज करना इसे पॉसिबल ही नहीं है। और भी यहाँ पर देख लें, उन्होंने काफी सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है इसी बेसिस के ऊपर। यानी कि इनका डीमेरिट शामिल हुआ कि एक जगह के ऊपर दो एलिमेंट आ ही नहीं सकते क्योंकि उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। तीसरा डीमेरिट क्या था कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था लाइन का, जबकि हैवियर एलिमेंट्स जो थे उनके ऊपर ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था। और डीमेरिट आखिर इनका ये था कि फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर होने थे उसके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी गई, और जब कोई स्पेस नहीं छोड़ी गई
तो फ्यूचर के एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे, उनको भी तो आखिर अरेंज करना है कि नहीं। तो ये इनके डीमेरिट थे और इनका ये लॉ अनसक्सेसफुल साबित हुआ। नेक्स्ट लॉ पेश किया गया, वो पेश किया मेंडलीव ने, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे। इनका लॉ बहुत ही ऑथेंटिक रहा और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गई बहुत सारी, और इसी को आगे अप्लाई कर दिया गया। इनका लॉ क्या कहता था? इनका लॉ ये कहता था कि इसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। उनके एटॉमिक मैसेज के बेस के ऊपर उन्हें अरेंज किया गया। इनके मेरिट्स क्या थे, इनकी सक्सेस क्या थी कि जितने भी उस टाइम में 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, उन सब के सब को इसने अरेंज कर दिया। वो सारे के सारे अरेंज हो गए इसके अंदर। एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज, गैप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। यानी कि पहले वालों ने किसी ने भी गैप्स नहीं छोड़े थे जिन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, जो एलिमेंट डिस्कवर होने थे फ्यूचर के अंदर, किसी ने गैप नहीं छोड़े थे। लेकिन इन्होंने गैप छोड़े। इनको पता था कि कुछ ना कुछ एलिमेंट दरियाफ्त होंगे, जैसे कि अगर कोई एलिमेंट दरियाफ्त हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे कैल्शियम दरियाफ्त हुआ। अब इन्हें पता था कि इससे आगे कोई ना कोई दरियाफ्त होगा, डिस्कवर होगा, जिसका एटॉमिक मास बीच में मिसिंग है, क्योंकि 40 से डायरेक्ट 47 नहीं हो सकता। तो इन्होंने उसी बेस के ऊपर अरेंजमेंट की कि उनके लिए स्पेस छोड़ी गई, कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ी गई ताकि उनको भी एडजस्ट किया जाए। तीसरा उनका मेरिट, आखिरी मेरिट इनका क्या था कि इनको प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज भी इन्होंने प्रिडिक्ट की हुई थी। इन्होंने अंदाजा लगाया हुआ था कि उनकी प्रॉपर्टीज ये होंगी और उनकी ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, इनकी इस अचीवमेंट की वजह से नोबेल प्राइज भी मिला। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि इनके साथ ही एक और साइंटिस्ट थे, लूथर मेयर। उन्होंने भी पीरियोडिक टेबल पे काम साथ किया हुआ था, शुरू किया हुआ था इनके साथ ही। इनके जानने वाले नहीं थे, इनके फ्रेंड भी कोई नहीं थे, लेकिन वो साथ साथ काम कर रहे थे इसके ऊपर। और मजे की बात ये कि डिस्कवरी भी इन्होंने साथ ही की, लेकिन पब्लिश मेंडलीव ने पहले कर दिया। तो इस वजह से इनका पीरियोडिक टेबल ज़्यादा मशहूर हो गया और इन्हें नोबेल प्राइज मिला। लूथर मेयर, उनका पीरियोडिक टेबल एक तो इस वजह से नहीं मशहूर हुआ कि पब्लिश उन्होंने बाद में किया, और दूसरा ये कि उन्होंने टेबल की बेस के ऊपर अरेंजमेंट नहीं की थी, उन्होंने ग्राफ बनाया था। अब ग्राफ के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि इस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, इस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है। वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उनका मॉडल जो है ज़्यादा मशहूर नहीं हो सका, उनको कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। लेकिन रशिया के अंदर उनके नाम पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कायम किए गए, जो कि अब भी चल रहे हैं और वहाँ पर रिसर्च चल रही है, ये भी उनको क्रेडिट जाते हैं। इनके डीमेरिट देख लेते हैं मेंडलीव के। मेंडलीव के डीमेरिट के अंदर ये शामिल है कि इन्होंने जो ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर, यानी कि डिसिमिलर एलिमेंट थे उनकी ग्रुपिंग कर दी इन्होंने। उनको स्पेस के अंदर वो आ ही नहीं सकते थे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बनती ही नहीं थी उस जगह के ऊपर, लेकिन इन्होंने ग्रुपिंग कर दी उनकी। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट को इन्होंने अलग अलग कर दिया। जिन एलिमेंट्स को इन्होंने सिमिलर थे उनको एक साथ रखना था, उनको इन्होंने अलग अलग रख दिया। ठीक है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती थी आपस में। पोजीशनिंग ऑफ आइसोटोप्स ये जैसे कि हाइड्रोजन, पोजीशनिंग इन्होंने आइसोटोप्स की ठीक नहीं की। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स बनते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उनकी एटॉमिक मैसेज बढ़ते रहते हैं मुसलसल, यानी कि 3 आइसोटोप्स हैं। तो इन्होंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स को एक ही जगह के ऊपर अरेंज कर दिए। इसकी वजह से इनका डीमेरिट शामिल हुआ। एनोमोलस पेयर ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट और निकल का जो पेयरिंग की इन्होंने, वो बहुत एनोमोलस थी, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थी। वो किस तरह से देखें, कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास कोबाल्ट का ज्यादा है, निकल का कम है, क्योंकि इन्होंने निकल
बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज की बेस के ऊपर अरेंज किया था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही दिख रहा है कि पहले कोबाल्ट आ गया जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, बाद में निकल है जिसका एटॉमिक मास कम है। ये एक इन्होंने और थिंग की और ना ही कोई इसकी एक्सप्लेनेशन दी, जिसकी वजह से ये इसका डीमेरिट शामिल हुआ। पोजीशनिंग ऑफ हाइड्रोजन की पोजीशनिंग यानी कि एक तनाज़ा थी। जैसे कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेटल से मिलती हैं और नॉन मेटल से ही मिलती हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल और मेटल दोनों से मिलती हैं, लेकिन सिर्फ इन्होंने मेटल के अंदर इसे ग्रुप कर दिया और उसकी कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दी। ये भी इनके डीमेरिट के अंदर शामिल हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया प्रोडिक टेबल की कंप्लीट हिस्ट्री। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंडलीव के प्रोडिक टेबल के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट की गई और उसे कैसे आगे लेकर चला गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।